अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है, किस कॉन्ट्रैक्ट को हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पार्टीज़ होती हैं वो बाइंड होती हैं और इन्फोर्सेबल होती हैं लॉ की तरफ से अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। अगर एक पार्टी जो है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से मना कर देती है तो दूसरी पार्टी उसे कोर्ट के अंदर जो है कोर्ट के ज़रिए इन्फोर्स करवा सकती है। और अगर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तब भी इन्फोर्सेबल करवाएगी कोर्ट जब वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। हम अगर सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग देखें तो हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है अगर वो फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़, कंपिटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उन तमाम एसेंशियल्स की बेस पे हो जो कि हम अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एसेंशियल से, जो कि है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। In order to form an agreement, there must be a lawful offer by one party and a lawful acceptance of that offer by the other party। कि एक एग्रीमेंट की फॉर्मेशन के लिए और एक कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले जो चीज़ है वो है ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। कि जो ऑफ़र है वो एक लॉफुल होनी चाहिए और एक्सेप्टेंस भी वो लॉफुल होनी चाहिए। The term lawful means that the offer and acceptance must satisfy the requirements of contract that कि लॉफुल का मतलब है कि ऑफ़र एक्सेप्टेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट्स को जो है वो फुलफिल कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, ए ऑफर्स टू सेल हिज साइकिल टू बी फॉर ₹2000। दिस इज़ एन ऑफर। इफ़ बी एक्सेप्ट्स दिस ऑफर देयर इज़ एन एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पे ए ऑफ़र कर रहा है बी को कि वो अपनी साइकिल 2000 में बेचना चाहता है। ये एक लॉफुल जो है ऑफ़र है। अब बी जो है वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये एक एक्सेप्टेंस है, लॉफुल एक्सेप्टेंस है। अब दूसरे एसेंशियल पे जाते हैं जो कि है लीगल ऑब्लिगेशन। द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। It means that if one party does not fulfill his promise, he shall be liable for breach of contract. It is presumed in commercial agreements that parties intend to create legal relations. पार्टीज़ जो हैं वो लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करती हों एक एग्रीमेंट के अंदर। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं कि ए ऑफर्स टू सेल हिज वॉच टू बी फॉर ₹200। बी एग्री टू बाय। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट एज इट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन। कि ए ने बी को ऑफ़र की कि वो अपनी 200 में वॉच को सेल करना चाहता है। बी जो है वो उसे एग्री हो गया बाय करने के लिए। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है दोनों पार्टीज़ के अंदर कि जो दूसरी पार्टी है वो भी इस चीज़ से मुकर नहीं सकती है। अगर वो बाद में कहती है कि मैं अपना जो प्रॉमिस है, जो मैंने कहा था कि मैं इसको ख़रीदूँगा, मैं उससे उस चीज़ से पीछे हट रहा हूँ, मैं उस चीज़ को नहीं ख़रीदना चाहता, तो वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म ना करते हुए कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है, तोड़ है, तो यहाँ पे जो कोर्ट है वो उसे ये इन्फोर्स करवाएगी और वो लाइबल होगा अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए जिसके लिए उसने एग्रीमेंट किया था। रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि अ हस्बैंड प्रॉमिस टू पे हिज वाइफ एन अलाउंस ऑफ $30 एवरी मंथ। लेटर द पार्टी सेपरेटेड एंड द हस्बैंड रिफ्यूज टू पे। द वाइफ सूड held that the wife was not entitled as agreement did not create legal obligations। कि एक हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ से प्रॉमिस करता है कि वो अपनी अलाउंस में से $30 एवरी मंथ जो है वो अपनी वाइफ को देगा, लेकिन बाद में वो सेपरेशन हो जाती है उनमें, तो वो उसे उन पैसों को देने से मना कर देता है। जो वाइफ है वो उसके ऊपर सू कर देती है, तो इसमें जो है वो वाइफ इंटाइटल नहीं होगी कि वो उन पैसों को ले, क्योंकि ये एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर रहा है। वो हस्बैंड जो था वो उसे अपनी खुशी के लिए उसे हर मंथ $30 जो है वो अलाउंस देने के लिए रेडी था, लेकिन सेपरेशन के बाद वो उसकी मर्ज़ी है कि वो उसे दे या ना दे। इस पे जो हस्बैंड है वो उसके लिए लाइबल नहीं है कि उसने कहा था तो उसे देने ही पड़ने हैं। थर्ड एसेंशियल पे चलते हैं जो कि है लॉफुल कंसिडरेशन। फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट द कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल। कंसिडरेशन इज़ द प्राइस पेड बाय वन पार्टी फॉर द प्रॉमिस ऑफ द अदर पार्टी। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल होनी चाहिए।
कंसिडरेशन उस प्राइस को कहते हैं जो कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को किसी चीज़ के बदले देती है, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल्स में डिस्कस किया है और यहाँ मौजूद एग्जांपल में डिस्कस कर लेते हैं कि ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर ₹10 lakh. For A, ₹10 lakh is the consideration and for B house is the consideration कि दो पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है कि ए जो है वो अपना घर सेल करना चाहता है 10 लाख में, बी उसे ख़रीदना चाहता है। अब यहाँ पे ए जो है उसकी कंसिडरेशन 10 लाख रुपीज़ हैं, जबकि बी जो है उसकी कंसिडरेशन घर है। ये लॉफुल कंसिडरेशन कैसे है कि ये एक घर है जिसके ऊपर जो है वो कोर्ट इन्फोर्सेबल है, लेकिन इसी तरह से कोई ऐसी चीज़ पे एग्रीमेंट हो जो कि लॉफुल ना हो, लॉफुल जो है वो ना करती हो, जिसे हम आगे भी जाके डिस्कस करेंगे, तो वो एक लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होगी। An agreement is enforceable only when both parties give and take something. कि अब ये नहीं हो सकता है कि एक पार्टी जो है वो कुछ दे रही है और दूसरी पार्टी को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये ज़रूरी है कि दोनों पार्टीज़ की कोई ना कोई कंसिडरेशन हो। अब देखिए, आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो वो जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक बंदे को ही हो रहा होता है, दूसरे बंदे की कोई कंसिडरेशन नहीं होती है कि वो उसे उसके बदले में कुछ देगा। और उसी चीज़ को हम कंसिडरेशन कहते हैं जहाँ पे हम कुछ देने के बदले कुछ ले भी रहे होते हैं। दूसरी एग्जांपल को देखते हैं कि ए प्रोमिसेस बी टू गेट हिम अ गवर्नमेंट जॉब एंड बी प्रोमिसेस टू पे ₹1 lakh। कि एक बंदा है वो दूसरे बंदे से प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें गवर्नमेंट जॉब दिलाऊंगा, तो जो दूसरी पार्टी है वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें उसके लिए ₹1 लाख दूंगा। अब यहाँ पे जो एग्रीमेंट है वो वॉइड है, क्योंकि यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल नहीं है, क्योंकि ये लॉ के अंदर इन्फोर्सेबल नहीं है। नाउ फॉर एसेंशियल पे मूव करते हैं, जो कि है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। एन एग्रीमेंट इज़ इन्फोर्सेबल इफ़ इट इज़ मेड बाय पार्टीज़ हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कि एग्रीमेंट जो है वो तभी इन्फोर्सेबल होगा जब पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे की कॉम्पिटेंट करती हों। वो कैसे करती हों देखते हैं कि इन ऑर्डर टू बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ एसेंशियल दैट द पार्टीज़ आर ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी, हैव साउंड माइंड एंड आर नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ में 3 चीज़ें आती हैं जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में लाजमी होनी चाहिए। पहली, कि जिससे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो बंदा जो है वो एज ऑफ मेजोरिटी पे जो हो, यानी कि वो मेजर हो। और दूसरा, वो बंदा साउंड माइंड हो, यानी कि वो इंसेन, पागल ऐसा कुछ भी नहीं हो। और तीसरा ये कि वो डिस्क्वालीफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट ना हो कानून की तरफ से। कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बंदे के साथ होना चाहिए जो कि अपनी जो है वो पूरे होशो-हवास में उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करना जानता हो। अगर आप एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे ये होगा कि आपका जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट रिकॉग्नाइज बाय लॉ नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट मेजॉरिटी में होगा, साउंड माइंड के साथ होगा और उस बंदे के साथ होगा जो कि इनोसेंट होगा बाय लॉ। जैसे एक बंदा जो है जो कि अनसाउंड माइंड है, वो अपना घर सेल करना चाहता है दूसरे बंदे को 2 लाख में, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि वो बंदा जो है वो अनसाउंड माइंड है, वो पागल है या कोई ऐसी कंडीशन के अंदर है, जैसे उसने शराब पी, कोई भी ऐसी कंडीशन के अंदर है कि वो अपने होशो-हवास के अंदर नहीं है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और इसी तरह एक बंदा है जिसकी एज 20 ईयर्स है, तो वो एक गाड़ी को सेल करना चाहता है दूसरी पार्टी को 3 लाख में, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि वो एज ऑफ मेजॉरिटी के अंदर है वो बंदा जिसकी एज 20 ईयर्स है। अगर वो 18 से कम होगा तो वो माइनर कहलाएगा, जिससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। अब चलते हैं अपने 5th एसेंशियल के ऊपर, जो कि है फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट से मुराद कि जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो बंदा जो है वो अपने होशो-हवास में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आप उसे फोर्सफुली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा रहे हो, फ्रॉड से, कोर्शन या ऐसी तमाम चीज़ें, या बाय मिस्टेक आप उसे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं ला रहे हो। जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आप उसे बता रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ के ऊपर है, और वो बंदा अपने पूरे होशो-हवास से, अपनी सेटिस्फेक्शन से आपसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एग्री हुआ है, तो इसे हम फ्री कॉन्सेंट कहेंगे। जैसे कि एक बंदा जो है वो दूसरे को गन पॉइंट पे कहता है कि तुम इस चीज़ को ख़रीदो, जबकि ये जो है ये फ्री कॉन्सेंट में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें उस बंदे की जो है फ्री कॉन्सेंट जो है वो फ्री नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, बल्कि उसे फोर्स किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट करने पे। इसी तरह अपने अब 6 एसेंशियल पे चलते हैं, जो कि है लॉफुल ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट उस चीज़ को कहेंगे जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अब आप एक गाड़ी पे कॉन्ट्रैक्ट करें कि मैं इसे 5 लाख की बेचना चाहता हूँ। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? कार, जो कि एक लीगल ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट है कोई जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो लॉफुल होना चाहिए, यानी कि ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि कानून की तरफ से इमोरल, फ्रॉडलेंट या ऐसी तमाम चीज़ें जो कि कानून की तरफ से गैर ज़रूरी है, गैर कानूनी करार दी जाए, उन पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। जैसे कि ए कहता है कि वो बी को 5,000 देगा अगर वो सी को मारता है, तो ये एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो होंगे वो वॉइड होंगे और इलीगल होंगे जिनमें जो है वो ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं होगा। इसी तरह अब एक बंदा वो दूसरे को अपना घोड़ा सेल कर रहा है कि मैं इसे सेल करना चाहता हूँ, तो ये एक लीगल जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है हॉर्स, जो कि एक लीगल और लॉफुल ऑब्जेक्ट है। अब मूव करते हैं अपने 7th एसेंशियल के ऊपर, जो कि है राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। अ कॉन्ट्रैक्ट में बी ओरल और इन राइटिंग। इट इज़ प्रेफरेबल दैट द कॉन्ट्रैक्ट बी इन राइटिंग बिकॉज इट इज़ ईजी टू प्रूव इन कोर्ट। कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है, लेकिन प्रेफरेबल ये है कि कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में किया जाए क्योंकि वो कोर्ट में प्रूव करना आसान होता है। और इसी तरह कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि बाय लॉ जो है वो ये होते हैं कि वो राइटिंग में हो, साइंड हो और अटेस्टेड बाय विटनेस और रजिस्टर्ड हो। जैसे कि सेल और मॉर्टेज ऑफ लैंड का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अब एक ऐसे जितने भी केसेस होते हैं उनमें ज़रूरी होता है कि वो राइटिंग में हों, वो साइंड हों और वो रजिस्टर्ड हों दोनों गवाहों की तरफ से। जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या प्रॉपर्टी जितने भी गुड्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो तकरीबन जो है वो राइटिंग में ही होता है। गुड्स उन चीज़ों को कहते हैं जो कि मूवेबल होती हैं इन लॉ। तो ऐसी चीज़ों पे जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो लाजमी है कि राइटिंग में हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरी पार्टी को कह रहे हो कि मैं ये चीज़ तुम्हें दी, लेकिन आप उससे बाकायदा जो है रजिस्टर नहीं करवाते, साइन नहीं करवाते और कोई मतलब ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं वो अंदर से आप निकाल देते हैं, तो उससे ये होगा कि वो लॉ के अंदर वॉइड समझा जाएगा क्योंकि उसमें बाकायदा जो है वो प्रूव करने के लिए कोर्ट में कोई ऐसा एविडेंस नहीं होगा। तो इन मैटर्स के अंदर जो लॉ है वो प्रेफर करती है और इनमें ज़रूरी होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो राइटिंग में हो, साइंड भी हों। और अगर ऐसे होता है कि वो राइटिंग में है, साइंड लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर रजिस्टर्ड है लेकिन साइन नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो वॉइड ही कहलाएंगे। जैसे कि अब एक बंदा है वो वर्बली दूसरे बंदे को कहता है कि वो अपनी बुक सेल करना चाहेगा उससे 200 में। दूसरा कहता है ठीक है, अभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि इसमें जो बुक है वो जो है वो गुड्स के ऊपर उस तरह के गुड्स में नहीं आ रही है कि जो इन पे जो है वो ज़्यादा हो, तो इसमें वर्बली उस पर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही कहलाएगा। इसी तरह के ए जो है वो अपना घर दूसरे बंदे को कहता है कि मैं तुम्हें अपना घर देता हूँ, कहने में ही मतलब कोई राइटिंग कुछ भी नहीं है, उससे कहता है मैं तुम्हें अपना घर सेल करता हूँ, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि हमने बात की है कि कुछ केसेस के अंदर पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो लॉ है वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग के अंदर होंगे तो ही वैलिड होंगे। तो यहाँ पे जो है वो प्रॉपर्टी पे है, एक गुड ऐसे गुड के ऊपर हो रहा है जो कि प्रॉपर्टी के अंदर आ रहा है, तो इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब ये राइटिंग रजिस्टर्ड और साइंड होगा। अब चलते हैं अपने 8th एसेंशियल के ऊपर जो कि है सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। According to Section 29, agreements the meaning of which is not certain or capable of being made certain are void. The terms of an agreement must be clear, complete and certain. If the terms are uncertain, the agreement is void. सेक्शन 29 जो है वो ये कहता है कि एग्रीमेंट वो जिसका मीनिंग जो है वो सर्टन नहीं होगा, जो कैपेबल नहीं होगा, यानी कि ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कन्फ्यूजन हो, कंप्लीट ना हो, क्लियर जो है वो नहीं हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टन कहलाएगा और वो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड समझा जाएगा। जैसे कि आप एक बंदे को कहते हो कि मैं 20 बुक सेल कर रहा हूँ, लेकिन उसे ये नहीं बता रहे कि वो कौन सी बुक्स आप उसे सेल कर रहे हो, अब ये क्लियर नहीं है, कंप्लीट नहीं है, अगले बंदे को क्लियर ही नहीं कि वो कौन सी बुक्स खरीद रहा है, तो इस पे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड कहलाएगा। इसमें जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं इस पे। अब चलते हैं अपने 9th एसेंशियल के ऊपर जो कि है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस।
कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है इसका मुराद ये है कि तभी परफॉर्म किया जाएगा जब उसे परफॉर्म करने की सलाहियत मौजूद हो। जैसे कि अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड इफ द एक्ट इज legally or physically impossible to perform. The agreement cannot be enforced by law according to section 56। अब देखें, आप किसी ऐसी चीज़ के ऊपर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो कि आप परफॉर्म कर ही नहीं सकते हैं। जैसे कि हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि आप इसे कहते हैं कि मैं आपको तारे तोड़ के चांद तोड़ के ला दूंगा, ये आपकी परफॉर्मेंस के अंदर पॉसिबिलिटी ही नहीं है इसे परफॉर्म करने की, तो ये आप परफॉर्म कर ही नहीं सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा उस चीज़ पे होगा जो कि आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर अ ट्रेजर बाय मैजिक, द एग्रीमेंट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल। अब एक बंदा दूसरे के ऊपर किसी जादू की बेस पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है, तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा बाय लॉ। और इसी तरह जो है ए एग्री हो जाता है बी के साथ कि वो अपनी लाइफ जो है वो अपने बी जो उसका भाई है उसके अंदर डाल सकता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो चीज़ें वही सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वैलिड समझी जाएंगी जो कि परफॉर्म होने के काबिल हों, जो कि एक इंसान जो है उसमें सलाहियत हो उसे परफॉर्म करने की। अब चलते हैं अपने लास्ट एसेंशियल के ऊपर जो कि नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वन ऑफ दोज एग्रीमेंट्स विच हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड बाय द लॉ। कि ऐसे एग्रीमेंट जिन पे जो है एग्रीमेंट करना लॉ की तरफ से वॉइड करार दिया गया हो उन पे एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। अगर हम सेक्शन 24 to 30 की बात करें जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि एग्रीमेंट्स विच हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, कि वो एग्रीमेंट्स जिन पे एक्सप्रेस किया गया है, जिन्हें बताया गया है कि इन पे एग्रीमेंट अगर आप करेंगे तो वो वॉइड कहलाएगा, चाहे वो जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल है यानी कि लीगल ऑब्जेक्ट पे आप चाहे करें, लेकिन अगर उसे गवर्नमेंट ही वॉइड करार देगी तो आप उस पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए जो है वो बी को कहता है कि वो अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जो फाइनल है वो जीत कर लाएगा, तो ये एग्रीमेंट जो है वो एक वेगरिंग एग्रीमेंट है। इसी तरह ए प्रोमिसेस टू क्लोज हिज बिजनेस ऑन द प्रॉमिस ऑफ बी टू पे हिम ₹2 lakh इज अ वॉइड एग्रीमेंट बिकॉज इट इज़ अ इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन कुछ भी हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही तमाम जो है अच्छे ग्रेड्स लेने के लिए अगर आप लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को विज़िट करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।